नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे और उनकी एक रिक्वेस्ट आई है कि सर आप फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम पे भी ब्रिक बनाइए। चूने और जिप्सम से ब्रिक कैसे बनता है उस पर उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट डाली है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप सबको काफ़ी लाभ होने वाला है जो लोग फ्लाई ऐश लाइम एंड जिप्सम से ब्रिक बनाते हैं। दोस्तों, इंडिया में फ्लाई ऐश लाइम एंड जिप्सम ब्रिक को फालजी ब्रिक भी कहा जाता है। फालजी का फुल फॉर्म ही FAL यानी FA स्टैंड फॉर फ्लाई ऐश, L फॉर स्टैंड फॉर लाइम एंड G फॉर स्टैंड फॉर जिप्सम। तो फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम ब्रिक को फालजी ब्रिक्स भी बोला जाता है। आंध्रा में तो इसको फालजी ब्रिक्स ही बोलते हैं, वो लाइम जिप्सम ब्रिक बोलते ही नहीं हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको चूने से ब्रिक बनाने में थोड़ा आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले तो देखिए, फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम ब्रिक बनाने में जो मेन बाइंडर होता है वो चूना होता है। जैसे अपन सीमेंट से ब्रिक बनाते हैं तो सारा फिलर, स्टोन डस्ट और फ्लाई ऐश को जो बांधने के लिए बाइंडर मटेरियल होता है वो सीमेंट होता है। और जब अपन फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम से ब्रिक बनाते हैं तो इसमें बाइंडर का काम चूना करता है। चूना सदियों से एक बहुत अच्छे बाइंडर का काम करता रहा। पिछले ज़माने में, जब पुराने ज़माने में मकान ही बनते थे तो बजरी के साथ में या किसी भी फिलर मटेरियल के साथ में जो मोर्टार बनता था वो चूने को ही मिक्स करके ही बनाया जाता था। और उसके खड़ी हुई इमारतें आज भी आपको कहीं कहीं दिख जाएंगी। पुराने मंदिर, बहुत पुराने घर आप देखेंगे तो चूने की जुड़ाई से ही बनते थे। तो चूना भी बेसिकली सीमेंट का ही काम करता है। सीमेंट चूने का एडवांस वर्जन है। सीमेंट बनता ही चूने से। कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर को किलन में गर्म करके और उसी में कुछ ग्राइंडिंग गैस डाल के सीमेंट बनाया जाता है। वो रेडी टू यूज़ है। तो खैर उस पर अपन कभी बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं चूने और जिप्सम से ब्रिक कैसे बनाते हैं। तो जब आप चूने से ब्रिक बनाते हो तो दोस्तों, चूना खरीदते समय आपको क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि चूना मार्केट में प्योरिटी के ऊपर बिकता है। क्योंकि चूने में जो मेन बाइंडिंग के लिए जो जिम्मेदार तत्व है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है चूने के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर में उस कैल्शियम ऑक्साइड की प्योरिटी वो कितना है। तो इंडिया में बेसिकली चूना जितने लोग मंगाते हैं तो मैक्सिमम आप देखिए चूना मिल जाता है। राजस्थान से भी लोग मंगाते हैं, कटनी से भी मंगाते हैं। तो चूने का रेट उसके लम्प्स के साइज़ पे डिपेंड करता है जो आप वो डल्ला मंगाते हो। आप देखो कटनी में आपको 2200 रुपये टन पे रोड़ी भी मिल जाती है। और राजस्थान का अगर आप चूना मंगाओ तो 5 रुपये किलो भी मिलता है, 6 रुपये किलो भी मिलता है, 7 रुपये किलो भी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी। तो इसकी क्वालिटी को एश्योर करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जो छोटी सी एक टिप देता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ कि चूना जब भी आप खरीदें वो बड़े से बड़ी साइज़ का लम्प्स आप खरीदें। क्योंकि चूने के जो सप्लायर सप्लाई करते हैं उसके रेट को कम करने का बस एक ही तरीका होता है कि वो 5 इंच के डल्लों का आपने ऑर्डर किया, 5 इंच के आपने बोला 85% प्योरिटी का चूना उन्होंने भेज दिया। लेकिन अब आप देखोगे, आप बोरी खोलोगे तो उसमें 70% बड़े बड़े डल्ले निकलते हैं, तो 30% वो छोटी छोटी रोड़ियाँ निकलती हैं। वहीं पे ही रेट का घालमेल होता है। तो जब आप चूना खरीदें तो कोशिश करें बड़े से बड़े लम्प्स की साइज़ का चूना खरीदें। जितना बड़ा लम्प्स मिल सकता है उसका चूना खरीदें। तो चूना खिलने के बाद में जब उसमें पानी पड़ेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम गेन करेगा और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड की प्योरिटी भी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि जब चूना बनाया जाता है किसी भी भट्ठे पे या किलन में, जब चूना पकाया जाता है तो जैसे ही उसको निकाला जाता है भट्ठे के बाहर तो एटमॉस्फेयर की नमी के कारण वो हाइड्रेट होना चालू हो जाता है, वो टूटना चालू हो जाता है, नमी पाते ही खिलना चालू हो जाता है। तो जो बड़ा डल्ले का साइज़ होता है वो महंगा मिलता है। अगर आप वो बड़े डल्ले के साइज़ में बार्गेन करोगे तो आपको वो क्वालिटी नहीं आएगी। आप अच्छी क्वालिटी का चूना खरीदिए, 2-5 पैसे 10 पैसे ज़्यादा किलो में मिले तो आप तो भी पे करिए, पर चूने के डल्ले की साइज़ बड़े से बड़ा लीजिए। अब दोस्तों ये आता है फैक्टर कि इस चूने को पहला तो इस्तेमाल कैसे करना है और इस चूने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि बाइंडर की क्वांटिटी कितनी है, इसी से तो आपके ब्रिक में स्ट्रेंथ आनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया चूना बड़े से बड़े साइज़ का खरीदिए। जब आपके पास चूना आ जाए तो उसको भली भांति इतना पानी डालिए कि पूरा चूना अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, अच्छे से खिल जाए। अमूमन राजस्थान का अगर आप चूना मंगाते हो तो बड़े साइज़ का चूना मंगाते हो, बड़े डल्ले का 4 इंच 5 इंच के डल्ले मंगाते हो, तो 1 किलो का अगर आप डल्ले में पानी डालोगे तो उसका जो वॉल्यूम है करीब करीब फैल के वो 3 किलो के आसपास हो जाएगा। वो काफ़ी वॉल्यूम को काफ़ी गेन करेगा। पर हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि चूना पूरी तरीके से बुझा हुआ होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी पार्ट जो बगैर बुझा रह गया, जो पानी से हाइड्रेट नहीं हो पाया और वो आपके ब्रिक में चला गया और वो ब्रिक बन गई और दीवार में लग गई, तो फिर दीवार में जब कोई तराई करेगा तो फिर उसमें पानी जाएगा, वो चूना फिर वहाँ खिलेगा और दीवार में लगी हुई ब्रिक क्रैक हो जाएगी।
आप देखोगे बहुत सारे लोग बोलते हैं चूने से बनी हुई दीवारें, फ्लाई ऐश की दीवारों में ब्रिक में क्रैक आता है। वो क्रैक फ्लाई ऐश और चूने के कारण ही आ रहा है। आपने चूने को बुझाया ही नहीं अच्छे से तो क्रैक आएगा। गलती आपने की और बदनामी फ्लाई ऐश ब्रिक की होती है। तो हमारी गलती ऐसा ना करें कि जिससे कभी किसी को भविष्य में इस दीवार पे क्रैक आए। तो चूने को आप भली भांति बुझा लें और चूने में आप इतना पानी डालें कि वो चूना फूल के केक फॉर्म में ले ले। वो जितना आपने पानी डाला है वो पूरे का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन फ्री पानी नहीं बहना चाहिए। वो पानी का कीचड़ इधर उधर नहीं बहना चाहिए। इसका मतलब है कि चूने को जितना पानी चाहिए था आपने उतना ही डाला। मतलब चूने को जब आप फावड़े से या किसी चीज़ से निकालें तो बिल्कुल ऐसा निकलना चाहिए जैसे आप हैप्पी बर्थडे का केक काटते हो। आप सबने कभी ना कभी बर्थडे का केक काटा होगा अपना या अपने बच्चों का। तो जितना बढ़िया थिक लम्स फॉर्म में वो केक फॉर्म में हो जाए चूना, इतना पानी डालना है। उसमें पानी फ्री पानी नहीं बहे। आप उसमें इतना पानी डालें कि चूना कंप्लीटली हाइड्रेट हो जाए। क्योंकि जो आप चूना मंगाते हो वो एक्टिव लाइम होता है। उस चूने का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जो उसका केमिकल फार्मूला होता है CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम फ्लाई ऐश, लाइम और जिप्सम से ब्रिक बनाते हैं तो उस कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। CaO + H2O = CaOH। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। CaO + H2O = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो पानी डालने के बाद में आपका जो चूना तैयार हुआ, इस चूने की क्वांटिटी आप अपने फ्लाई ऐश ब्रिक में 10 से 12% डालिए। ठीक है, 10 से 12% आपको हाइड्रेटेड वैल्यू का चूना डालना है, जिस चूने को आपने पानी डाल के अच्छे से भुजा लिया है, जो केक फॉर्म में हो गया है। तो फ्लाई ऐश, लाइम एंड जिप्सम का ब्रिक बनाने के लिए आप नोट कर लो। आज मैंने बोर्ड पे आपको समझाया नहीं है। आप लोग इतने काफ़ी समझदार हो गए, बहुत से लोग तो मुझे ही समझाने लग गए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप फ्लाई ऐश, लाइम, जिप्सम से ब्रिक बनाने के लिए मिसाल के तौर पे एक रेशियो ले लेते हैं कि हमने 500 kg का एक टोटल बैच बनाया। तो उसमें आप 50% फ्लाई ऐश लेनी है, मतलब 250 kg। आप उसमें पहले 10% से ट्राई करिए, पर अगर लगता है तो 12% तक है। तो 10% आप चूना डालिए 50 किलो। 50 किलो कौन सा चूना? जो बुझ चुका है, जिसमें आपने पानी डाल दिया है। तो 50 किलो चूना डाल दीजिए। 3% आप उसमें सल्फराइज जिप्सम डाल दीजिए, जो कटक या उड़ीसा से आता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो आता है। तो बेसिकली उसका भी काम, कैल्शियम सल्फेट एक प्रकार का रिटार्डर होता है जो सेटिंग को डिले करता है। तो यहाँ पे सेटिंग को डिले करने का पर्पज़, हम तो चाहते हैं कि हमारी ब्रिक जल्दी फास्ट हो जाए, लेकिन चूने से जो गर्मी निकलते है उस गर्मी को ठंडा करने के लिए जिप्सम डाला जाता है। तो आप उसमें जिप्सम डाल सकते हैं 3% के आसपास, यानी 15 किलो आपने जिप्सम डाल दिया। और जो बाकी का बचा 37% वो आप स्टोन डस्ट डाल दीजिए, या जो भी आपको फिल्म है। स्टोन डस्ट ही मैक्सिमम डालते हैं, स्टोन डस्ट डाल दीजिए या सैंड डाल दीजिए। अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। चूने से जब ब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिए। और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है जब मेरे इस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप चूने से ब्रिक बनाते हैं तो सबसे पहले पैन मिक्सचर में आपको डालना है चूना। चूना क्यों डालना है? क्योंकि चूना जो आपने गीला करके रखा है वो लम्प फॉर्म में, केक फॉर्म में होता है। तो अगर आपने पहले फ्लाई ऐश या स्टोन डस्ट डाल दी और बाद में आपने चूना डाला तो बिल्कुल बद्दे बद्दे जैसा, लम्स जैसा, तो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पहले हमको पैन मिक्सचर में चूने को डाल के रोलर को चला देना है ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए। अब दोस्तों, चूने से ब्रिक बनाने का जो एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, चूने के ब्रिक की सेटिंग बहुत लेट आती है। अगर आप सीमेंट से ब्रिक बनाते हो तो हो सकता है वो 24 घंटे 48 घंटे बाद हैंडलिंग के लायक हो जाता है। आप उसको स्टैकिंग वगैरह में ले जाते हो तो उसमें डैमेज बहुत कम आता है। लेकिन चूने का ब्रिक जो होता है उसकी सेटिंग डिले आती है, इसलिए उसके अंदर में आपको सुपर प्लास्टिसाइजर, हार्डनर, एक्सेलरेटर डालना जरूरी रहता है। तो दोस्तों, मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है रैपिड ऐश। ये रैपिड ऐश एक बहुत ही शानदार सुपर प्लास्टिसाइजर है। इसको अगर आप चूने के साथ में ब्रिक बना रहे हो, सीमेंट के साथ में ब्रिक बना रहे हो, क्योंकि चूना और सीमेंट दो चीज़ें नहीं है, सीमेंट भी चूने से ही बनता है। तो मेरा प्रोडक्ट रैपिड ऐश सीमेंट में भी काम करता है और चूने में भी काम करता है। तो आप रैपिड ऐश को क्या करना है, आपने जैसे सबसे पहले पैन मिक्सचर में 50 किलो चूना डाल दिया। अब उस चूने के ऊपर में आप 2 लीटर पानी लीजिए। 2 लीटर पानी में 50 किलो चूने के मैं बात कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। उसके बाद में जो आप रेशियो बनाते हो उस रेशियो में अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो मेरे से आप डिस्कस कर लीजिएगा या व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। तो 50 किलो चूना जो आपने डाला है, सबसे पहले पैन मिक्सचर में आप 50 किलो चूना डालिए।
50 किलो चूना डालने के बाद में 2 लीटर पानी में 300 ग्राम रैपिड ऐश, हमारा एक केमिकल आता है रैपिड ऐश क्यूरिंग कंपाउंड प्लस सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड सुपर प्लास्टिसाइजर। आप 2 लीटर पानी में 300 ग्राम रैपिड ऐश डालिए और उस पानी को आप चूने के अंदर डाल दीजिए। जब आप चूने में वो पानी डालेंगे और पैन मिक्सचर का रोलर चलता रहेगा तो आप देखेंगे कि वो चूना आपका बिल्कुल कढ़ी के फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल स्लरी बन जाएगी चूने की, बिल्कुल वो पेस्ट से स्लरी में बन जाएगा, एकदम लिक्विडीफाई हो जाएगा। अब इस चूने के लिक्विड में आप स्टोन डस्ट डाल दीजिए। जो भी 37% स्टोन डस्ट का रेशियो आ रहा है वो 37% आप 500 kg का अगर आप 37% निकालेंगे तो 500 इंटू 37%, तो ये करीब करीब 185 किलो 185 kg आप स्टोन डस्ट डाल दिए। 50 किलो चूना डाला, उस चूने में 2 लीटर पानी में 300 ग्राम मिला के आपने रैपिड ऐश डाला, उसको 2-3 मिनट तक बढ़िया उसकी कढ़ी बनने दी, ग्रेवी जैसा बन गया, बिल्कुल ग्रेवी ही है वो, आपने उसको ईटे की ग्रेवी बना दी। अब उस ग्रेवी में आप 185 kg आप स्टोन डस्ट डाल के उसको अच्छे से चूने के साथ मिक्स हो जाने दीजिए। जब वो चूने में अच्छा मिक्स हो गया उसके बाद आप उसमें जिप्सम पाउडर डाल दीजिए, या जिप्सम आप चूने के बाद भी इमीडिएट डाल सकते हैं या स्टोन डस्ट के बाद डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। उसमें आपने जिप्सम डाल दिया, स्टोन डस्ट डाल दिया। अब ये आपका पूरा मटेरियल मिक्स हो गया। अब इसमें आपको फ्लाई ऐश डालनी है। आप सोचोगे अभी पानी क्यों नहीं डाल रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ आगे। जब इसके आप फ्लाई ऐश डालोगे तो अब उस पूरे मटेरियल को कितना पानी चाहिए था वो तय करने में आपको इजी हो। अगर आपने पहले पानी डाल दिया और आपको लगा कि अब तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो अब उससे आप पानी निकाल नहीं सकते हो। तो चूने, स्टोन डस्ट और जिप्सम के पेस्ट को जब देखेंगे वो काफ़ी गीला होगा, चिपचिपा होगा, उसमें आप जब फ्लाई ऐश डालोगे तो सूखा होना चालू हो जाएगा। हो सकता है वो पूरी तरीके से सूख भी जाए। जब आप उसमें 250 किलो फ्लाई ऐश डालोगे तो हो सकता है वो करीब करीब फिर से ड्राई हो जाए या मिस्ट हो जाए, वो मॉइस्चर पकड़ लेगा। उसके बाद पानी उसको कितना चाहिए वो तय करने में आपको बहुत इजी होगा, जिसके कारण आपका एक्सेस वाटर नहीं जाएगा। जब एक्सेस वाटर नहीं जाएगा तो आपका माल जब प्रेस करोगे तो पंच में बार बार चिपकेगा नहीं। तो पानी लास्ट में डालना है। पहले हमने क्या किया, 50 किलो चूना डाला, उस 50 किलो गीले चूने में हमने 2 लीटर में 300 ग्राम रैपिड ऐश मिला के डाल दिया, उसकी ग्रेवी बना ली। उसके बाद उसमें जिप्सम डाल दिया, फिर 185 kg स्टोन डस्ट डाल दी। अब लास्ट में उसमें हमने 250 किलो फ्लाई ऐश डाल के वो कैसा मिक्स तैयार हुआ, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार आप उसमें पानी डाल दीजिए। अब वो आवश्यकता अनुसार पानी की परिभाषा क्या है कि जब वो आपका मिक्स बन जाए तो आप उसमें से थोड़ा सा इतना माल लीजिए और उसको जोर से हाथ से आप जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत दबा के उसको आप लड्डू बनाइए। अगर वो लड्डू बढ़िया प्रॉपरली बन जाता है तो आपके हाथ की तो वक्त कितनी है, वो 100 टन की प्रेस में दबने वाला, उसमें वो बहुत शानदार लड्डू बन जाएगा, वो बहुत ठोस लड्डू बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप इस्तेमाल करिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, रैपिड ऐश डालने के बाद में आपके ब्रिक की सेटिंग तो इंक्रीज हो ही जाएगी, उसका कोना किनारा भी जल्दी नहीं टूटेगा। और इस ब्रिक को आपको क्यूरिंग करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, पानी से तराई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी इससे, आप जब अगर ब्रिक बनाते हो तो। और 7 से 10 दिन में, 12 दिन में डिपेंड करता है कि आपके बाइंडर की क्वालिटी कैसी थी, उसमें CO का परसेंटेज कैसा था, आपके फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टी कैसी थी। इस तरीके से आप ब्रिक बना सकते हैं। दोस्तों दूसरी एक चीज़ मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। मेरा प्रोडक्ट रैपिड ऐश आता है या बहुत सारे लोग केमिकल्स अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, तो कभी भी चाहे मेरी कंपनी का आप रैपिड ऐश यूज़ करें, चाहे किसी भी कंपनी का आप केमिकल यूज़ करो, फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए कोई भी केमिकल वाला आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इससे आपको ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं। इसका कारण ऐसा नहीं कि उसको अपने केमिकल में भरोसा नहीं है या मुझे अपने केमिकल में भरोसा नहीं। जब आप पेवर ब्लॉक बनाते हो, सेट एंड शाइन यूज़ करते हो, तो मैं तो गारंटी देने को तैयार होता हूँ कि मैंने जो बोला वो नहीं होगा तो आप पैसा वापस ले लेना, या मैं अपना टेक्निकल आदमी आपको भेज के वीडियो कॉल में या जिस तरीके से भी आपको असिस्ट किया जा सकता है, अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम कंक्रीट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब फ्लाई ऐश की बात आती है तो आप मेरा भी चाहे केमिकल यूज़ करें तो कभी भी मेरी जैसे पैकिंग 70 किलो की आती है, 250 किलो की आती है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप पहली बार अगर मेरा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी 70 किलो मत मंगाइए, कभी भी 250 किलो मत मंगाइए। आप मेरे 5 किलो का एक ट्रायल पैक आता है 1050 रुपये का, और उसमें भाड़ा अलग होता है तो उसको आप 5 किलो का ट्रायल पैक मंगा के और जैसा मैंने बोला है उस दिशा अनुसार
आप उस प्रोडक्ट को ट्राई करिए, क्योंकि हर जगह की फ्लाई ऐश अलग आते हैं। किसी पावर प्लांट में अफ्रीकन कोल जल रहा है, कहीं मलेशियन कोल जल रहा है, कहीं धनबाद का कोल जल रहा है, कहीं सिंगरौली का कोल जल रहा है। हर जगह के कोयले से जो ऐश निकलती है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसकी बाइंडिंग किसके साथ, उसको बाइंडर कितना लगना है। कुछ जगह तो ऐसे हैं कि 8% चूने में बहुत शानदार स्ट्रेंथ आ जाता है, और कई जगह लोग 20% चूना डालते हैं फिर भी स्ट्रेंथ नहीं आती। तो फ्लाई ऐश ब्रिक में सबसे बड़ा मेजर रोल फ्लाई ऐश का होता है। तो बगैर पायलट टेस्ट किए हुए, बिना फर्स्ट ट्रायल किए हुए, उसको अच्छे से भली भांति चेक किए हुए आप एक्सेस क्वांटिटी में किसी का भी केमिकल मत मंगाइए, ना मेरा ना किसी का। तो इस तरीके से अगर आप ब्रिक बनाते हो तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स आने वाले हैं। और इंडिया में बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मेरा ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फ्लाई ऐश लाइम और जिप्सम से मेरा रैपिड ऐश प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अपने को चूना 10% डालना है जो आपने गीला करके रखा है। चूने को अच्छे से भिगा देना है ताकि बाद में लगने के बाद में अगर वो बिना बुझा चूना दीवार में जाए तो क्रैक ना आए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर फ्लाई ऐश ब्रिक के धंधे में आपको सक्सेसफुल होना है तो मैंने अपने जो जीवन से, अपने अनुभव से जो सीखा है, और बहुत सारे अनुभवी लोगों से मेरी रोज़ बात होती है जिन्होंने कर कर के सीखा है। इस धंधे में वही आदमी सफल हुआ है, फ्लाई ऐश ब्रिक के धंधे में, जो साइंटिस्ट बन के काम करता है। आप पहले दिन से बिजनेसमैन मत बनिए, आप रोज एक ट्रायल करिए। ये R&D का सब्जेक्ट है। आप अपने प्लांट में ब्रिक बनाइए, आप इंटरेस्ट लीजिए। आप बेचने की दिक्कत बाद में, ईंटा अगर आप अच्छा बनाने में कामयाब हो जाओगे तो बेचने के लिए आपको कस्टमर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत लगता है, कुछ परिश्रम लगता है, कुछ तपस्या लगती है। आप पहले दिन ही प्लांट लगा के, आपका मशीन वाला आया, उसने मशीन लगा दी, आपने फिट कर ली, बस इतना ये डाल दो, इतना ये डाल दो, ईंटा बन गया, आपने 1 लाख ईंटें बना ली, बाद में पता चला स्ट्रेंथ ही नहीं आई। फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे नहीं वो उसका केमिकल ख़राब था, वो चूना ख़राब था, वो फ्लाई ख़राब थी। सर आप शुरुआत में जब आप प्लांट बनाते हो ना, आप 1000 ईंटें बना लो, 6 दिन 5 दिन वेट कर लो, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर लो। अगर स्ट्रेंथ आपकी डिज़ायर्ड आ रही है, आपका रेट सही पड़ रहा है, आपके कॉस्ट में फिट हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करो। नहीं तो फिर 7 दिन बाद आप फिर ट्राई करो। आप कुछ बैचेस बनाते रहो, क्योंकि ये जब तक आप बनाना ना सीख जाओ अच्छे से। और दोस्तों मैं निवेदन करता हूँ, मैंने अपने चैनल में एक वीडियो डाला है, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक। जब तक उस कैलकुलेशन को आप रट न लो, समझ न लो, आप बिल्कुल बैठ के और बिना मेरा वीडियो देखे उस तरीके से आप कैलकुलेशन निकालना न सीख जाओ, तब तक आप ब्रिक के धंधे में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। वो मेरी कैलकुलेशन नहीं है, वो एक थंब रूल है। वो कैलकुलेशन मैंने ईजाद नहीं किया, मैंने कुछ फार्मूलेशन बताए हुए हैं कि एक ईंटा अगर 5 रुपए में बनता है तो कैसा बनता है, जब उसी ईंटे को 4 रुपए में बनाया जाता तो कैसे बनता है। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मेरा ईंटा मैं 5 रुपए में बना रहा हूँ और मैं कॉस्ट में, एक ही शहर में आप बैठे हुए हो, एक आदमी का ईंटा दिन रात बिकता, उसके पास माल नहीं होता, दूसरा आदमी मक्खियां मारता बैठता रहता है। क्यों होता है ऐसा? उसके पास भी उसी पावर प्लांट से फ्लाई ऐश आ रही है, उसके पास भी उसी सब वही चूना आ रहा है, वही स्टोन डस्ट डाल रही है, उसको वो कैसे आपसे कंपटीशन में फेस कर लेता है। तो आपके पास में एक बेसिक थंब रूल होना चाहिए कि जब ईंटा 5 रुपए खर्च करके बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या कितना डल के और कितनी स्ट्रेंथ आती है। उसी ईंटे को जब सस्ता किया जाता है तो कौन सी चीज़ कम कर दी जाती है, कौन सी चीज़ बढ़ा दी जाती है तो सस्ता हो जाता है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आप पहले उसकी कास्ट कैलकुलेशन करिए और बगैर ट्रायल के आप ब्रिक मत बनाइए। आपका प्लांट आज आ गया, आप 3 महीने बाद प्लांट चालू करिएगा, लेकिन आप 50 लाख का माल, 20 लाख का माल स्टॉक करके वो फिर किसी काम का न रहे, आप उसको किसी को बेच ना सको, वो नुकसान करने से अच्छा है कि आप देर आए दुरुस्त आए। आप 10-15 दिन ट्रायल करिए, R&D करिए। क्या जल्दबाजी है बेचने की? आज नहीं तो कल बिक जाएगा। आपने करोड़ों का प्लांट लगाया है, बेचने के लिए ही लगाया है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास में जाए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन करेगा आपके पास जवाब होना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए मैंने वैसे ही एक वीडियो बनाया हुआ है, मार्केटिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, कि उसमें मार्केटिंग जैसा कुछ नहीं, हमने रियल एंड फैक्ट की बात की कि फ्लाई ऐश ब्रिक में क्या क्या होता है, कैसे फ्लाई ऐश का ईंटा काम करता है, उस पर काम करना है। तो दोस्तों आज ये मोटा मोटी मैंने आपको समझाया। तो बी साइंटिस्ट ऑफ योर प्लांट, मजदूर बन के काम करिए, मालिक आप एक दिन जरूर बन जाएंगे। आप पहले दिन से मालिक बन के प्लांट में मत जाइए सर,
आपका पुराना सा कोई लोअर और टी शर्ट रखी हुई हो, तो जिस दिन से प्लांट चालू हो जाए तो बिल्कुल आप अपनी होंडा सिटी में ही बैठ के आइए, पर पहन के लोअर टी शर्ट और जूते पहन के आइए और मजदूरों के जैसे काम करिए। और शुरू के 5 से 6 दिन आपकी ड्यूटी, अगर आप मुझे जरा सी इज्जत देते हैं, मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, तो आपकी ड्यूटी मशीन में जहाँ ब्रिक प्रेस होता है वहाँ नहीं है। ब्रिक अपना मशीन अपना काम कर देगी, वो प्रेस आएगी, धप 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 ईटा छप जाएगा। आपकी ड्यूटी पैन मिक्सचर के पास में है। आपको 10 दिन ईमानदारी से पैन मिक्सचर के पास सुबेरे से शाम, जब प्लांट चालू होगा और जब प्लांट बंद होगा, तो आपको पैन मिक्सचर ऑपरेटर के जैसे ही काम करना है। इतनी फ्लाई एश डाल दो, इतनी स्टोन डस्ट डाल दो, इतना चूना डाल दो, इतना जिप्सम डाल दो, इतना पानी डाल दो, इतना मिक्स कर दो, फिर माल निकाला, चेक किया मॉइस्चर ठीक है कि नहीं है। तो 10 दिन तो आपको अपने पैन मिक्सचर के पास ड्यूटी करनी है। जब वहाँ पे सब कुछ ओके हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि माल कैसे मिक्स होता है, बरोबर मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी कम है कि ज़्यादा, जब आप कंप्लीटली अच्छे सक्षम हो जाए, तो फिर 10 दिन आप प्रेस ऑपरेटर के पास में बैठ के, जो ब्रिक के प्लांट को चला रहा है, आप खुद बैठ जाए, मुझे बता कौन सा बटन दबाने से क्या काम करता है। 10 दिन आप अपनी मशीन चलाइए। फिर 10 दिन आपके ब्रिक की जहां स्टैकिंग होती है कि लेबर, कई बार आपके ईंटे का कोना किनारा इसलिए टूट जाता है कि आपकी जो लेबर है उसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है। वो राजू बेटा है, 24 घंटे पुराने का ईंटा है, उसको बड़े प्यार के साथ में लाइक ए क्यूट बेबी, स्मॉल बेबी उस ईंटे को ट्रीट करना है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ आएगी समय के साथ। लेकिन दूसरे दिन तो अगर आप उसको बहुत बेदर्दी के साथ में उसकी स्टैकिंग करोगे तो उसके कोने किनारे टूटने ही वाले हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों मेरी राय को फॉलो करें और रोज प्लांट बंद करने के बाद में एक ट्रायल करके जाइए कि आज मैंने 10% चूना डाला था, 12% चूना डालता हूं तो क्या होता है, या 12% चूना डालते थे तो उसको 10% कम कर देता हूं, 2% दूसरी चीज़ बढ़ा देता हूं, स्टोन डस्ट बढ़ा देता हूं, तो ब्रिक की क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है। इस तरीके से आप ट्राई करते रहें और उसकी कॉस्ट भी पेपर पेन में निकालें कि मैं 10% चूना डालता हूं तो मेरा ईंटा कितने का बन जाता है, जब मैं 12% चूना डालता हूं तो मेरा ईंटा कितने का बन जाता है, जब मैं 40% स्टोन डस्ट डालता हूं तो मेरे ईंटे का वजन कितना आता है, जब मैं 50% फ्लाई एश डालता हूं तो स्टोन डस्ट का वजन, फ्लाई एश का क्वांटिटी बढ़ाने से ईंटे के वेट में क्या इम्पैक्ट आता है। आप ईंटे के साथ खेलिए, समझिए, ईंटे को समझिए, ईंटा आपको कुछ बताना चाहता है। फिर तो आप अपने यार्ड में पड़े हुए ईंटे को देखकर बता सकते हो कि इस ईंटे की क्वालिटी क्या आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त फ्लाई एश ब्रिक इंडस्ट्री के लिए, लाइम जिप्सम के लिए छोटा सा एक वीडियो लेके आया था। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वैसे भी आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के कारण मेरे 17,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और आप लोग को जानकर खुशी होगी, मैंने अभी 3 सालों में $50 भी कमाए हैं यूट्यूब से। तो अब आप लोग देख देख कर मुझे कमाई ही दे रहे हो। लेकिन ये जितने डॉलर्स आएंगे दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूँ, मेरे अकाउंट में जिस दिन भी ये डॉलर्स आएंगे, ये सारे के सारे डॉलर्स मैं किसी ऐसी संस्था के लिए खर्च कर दूंगा जहां उस पैसे की ज़रूरत है। ईश्वर ने मेरी पैसे की ज़रूरतें पूरी कर दी हैं। तो आप लोग जो ये वीडियो देखते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, इससे पैसा जब आएगा तो हम कुछ अच्छी संस्थाओं की, एक हमारे शहर में एक वृद्धाश्रम है चंद्राशय करके, तो उस चंद्राशय के लिए मैं वो पूरा यूट्यूब का अमाउंट, वो 5 रुपये आए चाहे 5 लाख रुपए, जब भी आएगा वो सारे का सारा अमाउंट मैं उस चंद्राशय वृद्धाश्रम है, बुजुर्गों को सेवा करने वाली एक संस्था है, तो मैंने मन में एक संकल्प करके रखा है कि ये पैसे जो भी आएंगे आप लोगों के सहयोग से, सहयोग मतलब मुझे आपसे कोई चंदा वगैरह नहीं चाहिए, आप जो वीडियो देख के और सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके जो ये इनकम जनरेट होगी यूट्यूब से, वो पैसा मैं उस संस्था को देने वाला हूँ। तो निवेदन है कि आप वीडियो देख के अगर फॉरवर्ड करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो शायद इसके साथ साथ कभी कुछ लोगों की मदद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।